हे बरी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच, आपका होस्ट धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन 6 इयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है एंड IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। माय डियर, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से द रीएजेंट की सीरीज़ में। आपको पता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे रीएजेंट की सीरीज़ लाता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने नेम रिएक्शन की सीरीज़ लाई थी, नेम रिएक्शन से पहले रिएक्शन की सीरीज़ लाया हूँ और आप सभी का बहुत प्यार मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस यार। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। आज की जो सीरीज़ में अपन लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़, इसका नाम है ओजोनोलिसिस। ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है ये। आपको केमिस्ट्री में बहुत जगह रोल प्ले करता है। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका यूज़ लिया जाता है केमिस्ट्री में, अपन लोग सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, क्या रोल होता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अगर इसके नाम के पीछे पढ़े तो ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है। लिसिस का मतलब देखो, ओजोन का मतलब तो आपको पता ही है, ये 2 वर्ड से आया है, ओजोन प्लस लिसिस। लिसिस का मतलब होता है क्लीवेज या ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बाय द हेल्प ऑफ ओजोन अपन लोग बॉन्ड को क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। इसी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड को अपन लोग ओजोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप ऑक्सीजन इंसर्ट कराते हो, इंसर्ट कराने के बाद एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ओल्ड बॉन्ड फॉर्म होते हैं, न्यू बॉन्ड, ये सब प्रोसेस चलता रहता है, उसी को अपन ओजोलिसिस बुलाते हैं। ठीक है माय डियर, ओजोलिसिस की बात करें तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो अल्कीन एंड अल्काइन के क्लीवेज के काम आता है। आप अल्कीन एंड अल्काइन में ओथ्रीन पास करते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो उसका ओजोलिसिस यील्ड कहलाता है। ठीक है, ओके। कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या इसका रोल है, इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, ओजोनोलिसिस असल में दोस्त 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होते हैं आपके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, रिडक्टिव का मतलब वो ओजोनोलिसिस, इसको शॉर्टकट में RO बोलते हैं और इसको बोलते हैं OO, है ना। कैसे ओजोनोलिसिस रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में डिफरेंस करता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली जब हम लोग रिडक्टिव में ओलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल रहते हैं। जैसे कहने का सेंस है कि ये जब ओलिसिस करके देगा तो मुझे कंट्रोल रखेगा एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में ऐसा नहीं होता दोस्त। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में वो अनकंट्रोल्ड रहता है, मतलब जो यहाँ एल्डिहाइड बनता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म टेक प्लेस कर रही है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट पहले आप ये कैसे पहचानोगे कि रिडक्टिव होने वाला है या ऑक्सीडेटिव होने वाला है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज होते हैं जिनका काम है कि आपको रिडक्टिव कराएं या इसका ऑक्सीडेटिव कराएं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले रिडक्टिव ओजोलिसिस कैसे काम करता है, फिर अपन लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कैसे काम करता है। ठीक है, मैं आपको कुछ रिएजेंट्स के बारे में बता देता हूँ जब आप रिडक्टिव ओजोलिसिस पे होते हो। तो जब आप ओजोलिसिस करो तो पहचान जाओ कि हाँ यार, रिडक्टिव हो रहा है या ऑक्सीडेटिव हो रहा है। रिडक्टिव के लिए जनरली अपन लोग O3 के साथ जिंक को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जिंक डस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके अलावा आप O3 के साथ जिंक और ACOH को यूज़ करते हो। ठीक है, इसके अलावा ओजोन के साथ आप डाइमिथाइल सल्फर को यूज़ करते हो। इसके अलावा आप पाइपरिडीन को यूज़ करते हो, PPS3। और इसके अलावा आप ओजोन के साथ आप Na2S2SO3 यूज़ करते हो। ये सारे जितने भी देख रहे हैं, इनका जो रोल है वो हमारा रिडक्टिव ओजोलिसिस का है।
कहने का क्या मेरा सेंस है, ये आगे चल के ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन ट्रैपर भी बुलाते हैं। अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन कैसे ट्रैप करते हैं, तो ये दोस्त जब हम मैकेनिज्म सीखेंगे तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको पहचानना है कि जब जब कभी भी ओजोन के साथ जिंक डस्ट होगी, ZnACOH होगा, डाइमिथाइल सल्फर होगा, PPS3 होगा, Na2SO3 होगा, ये सारे हमारे रिडक्टिव ओजोनोसिस का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा जब कभी भी आपसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस करेगा जो कि अनकंट्रोल रहता है ना, तो इसमें जो अपन लोग कोर्स में है, या तो वो ओजोन के साथ H2O2 है या ओजोन के साथ Ag2O है। ठीक है, इसके अलावा आप ओजोन के साथ CrO3 भी यूज़ कर सकते हो और ओजोन के साथ Cr2O7 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फर्दर जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सारे जो होते हैं ये हमारे ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड बनता है वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो पहले तो हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि रिडक्टिव कैसे काम करता है, फिर हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे ऑक्सीडेटिव कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म के साथ एक ट्रिक बता दूंगा जो कि आपको मदद करेगी। हाँ भाई, अगर कैसा भी हो जाए हम डायरेक्ट यील्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोस्त मैकेनिज्म ज़रूरत तो है, लेकिन मैकेनिज्म को आप बार बार यूज़ करोगे एग्ज़ाम हॉल में, उतना आपके पास समय नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने ओजोनोलिसिस की कंसेप्ट को, ओजोनोलिसिस की मैकेनिज्म को, क्या इसकी मैकेनिज्म टेक प्लेस करती है, कैसे ये काम करता है। तो देखिए, पहले अपन लोग बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस इन अल्कीन, फिर अपन लोग अल्काइंस में देखेंगे, एंड फिर इसके फर्दर एप्लीकेशंस देखेंगे कि और एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ओजोनोसिस करने से पहले आपको मैं O3 का स्ट्रक्चर दिखा दूं। O3 का स्ट्रक्चर एज पर VSEPR ये बेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब दोस्त आप क्या करते हो, यहाँ पे अल्कीन लेते हो। इंपॉर्टेंट दिमाग में क्या याद रखनी है स्टार्टअप देने से पहले, अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होती है वो इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट करती है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट, कह सकते हो एक कंसर्टेटेड टाइप मैकेनिज्म बनने वाली है। मैंने आपको बताया है जब भी कंसर्टेड मैकेनिज्म बनती है उस टाइम ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड एक टाइम पे होता है। लेकिन एक मजे की बात जो आपके दिमाग में होनी है, वो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप ओजोनोसिस करते हो तो वहाँ पे जो अल्कीन का रोल होता है दोस्त, ये पता होना चाहिए प्लीज़ आपको, जो अल्कीन का रोल होता है वो हमेशा यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है, और ये जो ओजोन आप डाल रहे हो इसका जो रोल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका असर आपको रीजियो सेलेक्टिविटी जब पढ़ाऊंगा तब एहसास होगा। जब आपसे बोलेगा कि भाई मेरे पास एक मोल है और दो में से एक पे अटैक कराओ, कहाँ कराओगे, तब ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, और आपको ये बेसिक सी नॉलेज पता होगी यार कि प्रोडक्ट बनाने के लिए एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट का इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी मॉलिक्यूल प्रॉक्सिमिटी में आते हैं और तभी जाके आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मैंने हमेशा बच्चों को ये समझाया है कि भैया आप जब भी रिएक्शन करो तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखने आना चाहिए, उसका इंटरेक्शन कराने आना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपन लोग टेक प्लेस करेंगे। इंपॉर्टेंट बस बात यही है कि अल्कीन अपने हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दे देगी और ओजोन के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ समथिंग लाइक आपके सामने, अगर मैं इसको कुछ एक बार दोबारा स्ट्रक्चर बना दूं दोस्त, कि ये मेरी अल्कीन है और ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ दिए, इसने इसको शिफ्ट किए और ये इधर शिफ्ट हुए। आप देख पाएंगे कि कुछ एक रिंग टाइप बनती है, बट ये बहुत अनस्टेबल रिंग होती है दोस्त, बहुत अनस्टेबल रिंग होती है। मैं आपको बताता हूँ, इसको मोल ओजोनाइड बुलाते हैं, बट ये बहुत अनस्टेबल रिंग होती है, इसलिए इसको हम लोग तुरंत ब्रेक करने की सोचते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो उसके बीच में जो कहानी हुई होगी दोस्त, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा।
ठीक है, राइट, ओके, और इधर ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया होगा। तो आप देख पा रहे हो जितनी ब्रेकिंग हुई उतनी फॉर्मिंग हुई, ठीक है। तो हमने इनको फॉर्म किया और एक मोल ओजोनाइड बनाया जो कि एक अनस्टेबल सिचुएशन पे आ गया है। अब चूंकि अपने अनस्टेबल सिचुएशन पे है, इसलिए हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को तुरंत ब्रेक करते हैं, और इसके ब्रेक करने का स्टाइल कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है और ये C डबल बॉन्ड O ऐसे बनते हैं, ठीक है। याद करिए, कभी आपने सुना हो कि एक ही स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड चार्ज अगर दिख जाते हैं तो ऐसी स्पीशीज को अपन लोग केमिस्ट्री में ज्विटर आयंस बुलाते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट को ज्विटर आयन इंटरमीडिएट बुलाते हैं। मुझे याद है एक जेई का क्वेश्चन था, उसने बस एसेशन रीजन जब पहले आता था तो उन्होंने एक सवाल किया था कि इनमें से कौन सा एसेशन का रीजन का सही ट्रू है। तो वहाँ पे एक रीज़न था आपका कि जो इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है और ज्विटर आयन आगे चल के अटैक करवाता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैकेनिज्म करने से बस हमको क्या सीखने को मिला कि दोस्त तुम्हें एक ज्विटर आयन नाम का सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है आगे चल के रिएक्शन के लिए। अब देखो डायरेक्ट में बताना चाहूँ तो तुरंत बता दूँ, लेकिन आपने बोलोगे सर ज्विटर आयन तो हमने कभी सुना नहीं था इस केसेस में। तो मैकेनिज्म बताने का दोस्त फ़ायदा बस यही होता है कि हम आपको उस डेप्थ तक ले जाते हैं जिस डेप्थ की आपको नीड है, ठीक है। अब फर्दर यहाँ से क्या होता है, फर्दर यहाँ से क्या होता है दोस्त, तो आप क्या करते हो, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को यहाँ अटैक करते हो और ये इधर, ठीक है, और फिर फाइनली एक बॉन्ड बन जाती है यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव की, एक रिंग टाइप क्रिएट हो जाती है। और यही रिंग अपन लोग बचपन में बनाया करते थे डायरेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं ओजोनॉइड की रिंग, ओजोनॉइड की रिंग, ठीक है। और याद करो जब हम लोग 11th-12th में पढ़ते थे, ठीक है, ये तो मैं जेई के लिए बना रहा हूँ, जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तो होता था हमारे सर क्या बोलते थे, ये ऐसे बना लो, एक हट बना लेना बाद में। तो ये हट वो इस हट की बात करते थे, एक ओजोनॉइड रिंग की बात करते थे, ठीक है। अब यहीं से डायरेक्शन चेंज होता है कि रिडक्टिव होना है कि ऑक्सीडेटिव होना है। दोस्त रिडक्टिव तक का, ऑक्सीडेटिव तक का, यहाँ तक का काम सेम है। इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, रिडक्टिव में क्या होता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस ओजोनॉइड रिंग को अपन लोग ब्रेक करने का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। आपने कभी पढ़ा हो तो हम लोग ऐसे ब्रेक करते थे, ऐसे। इसकी भी एक इंटरनल मैकेनिज्म होती है, बट उतना डेप्थ में दोस्त जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मान के चलिएगा कि मैं इसमें जिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसमें जिंक डालूंगा तो दोस्त ये वाला C डबल बॉन्ड O, थोड़ी देर के लिए इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये आपका इधर से कहीं बीटा हो गया, प्लस ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्टिव हो सकता था, बट आपने क्या किया, जिंक डस्ट के फॉर्म में जिंक डाली, तो इसको बोलते हैं कि ये एक नेसेंट ऑक्सीजन ट्रैपर का काम करता है। क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन ट्रैपर। ट्रैपर वर्ड आया ट्रैप करने से, किसी को पकड़ लेना। तो ये क्या करता है, ये इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा देता है। तो देखो रिएक्टिव ओजोनोलिसिस ने जो वहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन फ्री हुआ उसका जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करा दिया। बाकी आपके जो मेन प्रोडक्ट हैं वो तो ये है ही हैं दोस्त, इसमें कोई दोहराए नहीं है, राइट। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब इसके अलावा जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई, PPH3 हो गया, डाइमिथाइल सल्फर हो गया, ये सारे ही हमारे जिंक ट्रैपर का काम करते हैं, मतलब सॉरी ऑक्सीजन ट्रैपर का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जिंक डाली थी एज ए ट्रैपर तो जिंक कन्वर्ट हुई आपको किस में, जिंक ऑक्साइड में। और अगर मान लो आप डाइमिथाइल सल्फर डालते, ठीक है, तो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती, ठीक है। ये मेरा DMS है, डाइमिथाइल सल्फर, और ये DMSO है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लिखा होता है DMSO, बच्चे घबरा जाते हैं सर क्या है DMSO। दिस इज नथिंग, डाइमिथाइल
सल्फो ऑक्साइड है ये, राइट। ओके, तो जिंक जो है जिंक ऑक्साइड में, डायमिथाइल सल्फर डायमिथाइल सल्फर ऑक्साइड में, पाइपरिडीन PPH3 ये भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और Na2SO3 जो है वो कन्वर्ट होता है Na2SO4 में। मतलब इनमें से कुछ भी अगर पड़ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, ये सारे हमारे नेसेंट ऑक्सीजन ट्रैपर होते हैं, ये इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं सो दैट ये फर्दर ऑक्सीडाइज ना कर सके। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दोस्त जो रिडक्टिव ओजोलिसिस होता है वो कंट्रोल्ड रहता है। कंट्रोल रहने का मतलब अगर वो एल्डिहाइड बीच में है तो एल्डिहाइड में ही रहेगा, वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इनका अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया कि यार ये पढ़ा है तो मैं ये कर लूंगा, कभी भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा, कभी भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर कट है? मैकेनिज्म इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपका काम प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं ऑक्सीडेटिव बता देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि यार क्यों मुझे बार बार क्या मैकेनिज्म की ज़रूरत है, या सीधे सर आप ट्रिक बताओगे उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं बात ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की करने वाला हूं, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, अरे यार ठीक है ना, स्पेलिंग पे दिमाग जो है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे जब हम लोग बात करते हैं तो देखो यहां से इमेजिन करना, थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पे हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया और आपने इसका ओजोनोलिसिस किया। ओजोनोलिसिस करने के बाद आपने इसमें H2O2 डाला, और ऐसा करने से ये बना, राइट। ओके, यहां तक आप पहुंचोगे, इसको ओजोनॉइड की रिंग बुलाते हैं। इसको अपन लोग ओजोनॉइड की रिंग बुलाते हैं। ठीक है, अब मजे की बात यहां पे मैंने H2O2 डाल रखा है। H2O2 मुझे अब डालना चाहिए था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहां तक तो देखो ठीक है, असली कहानी यहां से शुरू होती है। सर जब आप H2O2 डालते हो तो क्या हो जाता है, तो देखिए दोस्त ये H वाला H मानना, और आगे देखते हैं। तो देखो दोस्त, पहले तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर रहे थे, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए इस वाले को अल्फा मान रहे हो, इस वाले को बीटा मान रहे हो, ये अल्फा है और ये बीटा है। नो डाउट एक आपका कीटोन बनेगा और एक आपका एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, एक आपका एल्डिहाइड बनेगा। मैं इसको चलिए तो आर आर ले लूँ, कहिए तो आपके और हमारे कन्वीनियंट के लिए कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये एल्डिहाइड बना है तो ये एल्डिहाइड जो है ये फर्दर इस H2O2 से रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मेरा सेंस है, ये जो आपका एल्डिहाइड है ये इस H2O2 से फर्दर रिएक्ट करेगा। H2O2 कहाँ से असल में आया, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना वो उसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकलता था ये ट्रैप हो जाता था बाय द हेल्प ऑफ जिंक। बट इस बार चूंकि वो ट्रैप नहीं हो सकता है, आप ऐसे लिख सकते हो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, तो H2O2 को ये सपोर्ट दे रहा है कि भैया चल और मेरे साथ जो है तू ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करियो। ठीक है, तो होना कुछ नहीं, इसकी मैकेनिज्म आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि भाई ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे CO-, ठीक है, और यहाँ पे ये O, यहाँ पे ये O, यहाँ पे H, ये पॉजिटिव, और ये इसका इंटरेक्शन यहाँ पे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट माय डियर, आई एम सॉरी, है ना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट माय डियर, बाकी आप ये H लगा रखिएगा, ठीक है ना, है ना। इंपॉर्टेंट इज बस यहाँ से आप क्या करते हो, अब इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ गिराते हो, ये बाहर निकल जाते हैं, तो आपको फाइनली, ये तो उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज होगी, ये माइग्रेशन हो जाता है इधर, और हम लोग
कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चले जाते हैं। मतलब बस मेरा छोटा सा बेसिक सा मतलब आपको समझाने था कि अगर आपके सामने रिडक्टिव ओजोलिसिस है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देगा, लेकिन अगर आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है तो वो आपको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या करना आना चाह रहा हूं। अब जैसे इनको दोनों को एक साथ एक लुक में देख लो। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये सवाल ऐसे होता और मैं आपको दो काम एक साथ देता, यहाँ लिखता O3 और यहाँ लिखता Zn, और यहाँ लिखता O3 और यहाँ लिखता H2O2। आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट बनने वाले हैं। आपको पता चल चुका होगा, एक में से रिडक्टिव ओजोलिसिस कराने वाले हैं, एक में ऑक्सीडेटिव। तो जिंक एज अ ट्रैपर का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्टिव ओजोलिसिस का काम होने वाला है, और दोनों में ओजोनोइड रिंग बनने वाली है। तो जब आप इसका करते हो तो इधर कीटोन और आपका एक एल्डिहाइड बनता है, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में आपका एक कीटोन और एक एल्डिहाइड जो बनता है ना, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में नजर आता है। तो आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए अपन लोग रिडक्टिव ओजोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस अलग अलग पढ़ाते हैं। ठीक है, रिडक्टिव का अपना अलग खेल है और ऑक्सीडेटिव का अपना अलग खेल है। दोनों को अपना अलग अलग ही गेम खेलते हैं और दोनों की अपनी अलग अलग ही ईल्ड बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इतने सारे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक आपके काम का होगा और आपको हील दे देगा। आपको और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, ट्रिक फॉर ओजोलिसिस। देखिए, ट्रिक बहुत सिंपल सी है। अगर मैं मान के चलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, अभी सिंपल मेमोरी रखता हूँ आपके लिए। यहाँ पे R डैश रखा, यहाँ पे R रखा, चलिए कोई नहीं, आपने यहाँ पे ऐसे रख दिया। यहाँ उसने दे दिया O3, यहाँ दे दिया Zn, और आपसे कहा प्रोडक्ट बनाइए। मैकेनिज्म की आपके में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि दोस्त अल्कीन यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और जो ओजोन है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक काम कर रहा है। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, आप इस डबल एक बॉन्ड को अल्फा मानिए, एक बॉन्ड को बीटा मानिए। आप इस दोनों बॉन्ड को यहाँ से इमेजिनरी ब्रेक करिए, हाइपोथेटिकली कुछ सोचना, ठीक है, दिल पे मत ले जाना, कि आप इस इमेजिनरी बॉन्ड को ब्रेक करिए। जैसे ही आपने बॉन्ड ब्रेक किया, वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। क्या बोला मैंने? जहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया, एक साइड पे अल्फा से ब्रेक किया, एक बीटा से ब्रेक किया, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक की, और वहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। मतलब सीधे डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड O यहाँ पे, नथिंग, आपका प्रोडक्ट बन चुका है। कुछ नहीं करना था, इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि देखो दोस्त, एग्जाम में ना यहाँ पे ओजोलिसिस करके रुकता नहीं है। मैं आपको बताऊं, आगे ये ओजोलिसिस के बाद फर्दर प्रोसीड करता है रिएक्शंस के लिए, तो हम लोग आगे की फर्दर रिएक्शंस भी देखेंगे। ठीक है, क्या कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पूरी रिंग बनाऊं, फिर आप रिंग तोड़ो, फिर उसको काम करो, तो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड माय डियर। ठीक है, यही चीज अगर आपके सामने थोड़ी देर के लिए ऐसे होता और ये आपको O3 के साथ यहाँ दे देता CrO3 ओजोन के साथ, तो आप पहले तो काम वही करते। देखो, पहले काम तो आप वही करते जो पहले करते आए हो। इसको अल्फा, इसको बीटा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, C डबल बॉन्ड O एक तरफ R एक तरफ H, प्लस C डबल बॉन्ड O एक तरफ H एक तरफ R डैश। बट आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, CrO3 है, तो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन ट्रैप नहीं हुआ है, इसलिए ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्लस ये भी फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, ये दोनों कन्वर्जन में हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी छोटी सी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि डायरेक्ट ट्रिक कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसको मैं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस के फॉर्म में दोनों एग्जाम में ना, ऐसे गंदे 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 ऐसे उल्टेड़ा मेढ़ा कुछ भी बना के ऐसे कर देगा, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सर पता नहीं क्या दे के बैठे हैं, वो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे टेढ़े मेढ़े जो भी इसको डायग्राम समझ में आएगा
बच्चे कंफ्यूज, हाय सर ये क्या दे के बैठे हैं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना फालतू वाला, आपको सीधे पता होना चाहिए। मान लीजिए सर ये ओजोन और यहाँ पे उसने जो है मेरे को Na2SO3 दे रखा है, पहचानना रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, आंसर रिडक्टिव। ठीक है, ट्रिक अप्लाई करनी है, जहां डबल बॉन्ड है इधर अल्फा, दूसरे वाले पे बीटा, ये मारा खटक से। ठीक है, बाकी पिक्चर एकदम वैसी की वैसी, ये ऐसे देखो चल रही है, जो चल रही है मैं कर रहा हूं, एक डबल बॉन्ड ओ इधर बनाया, प्लस ये ऐसे, ये ऐसे, इधर ऐसे, जैसा बना हुआ है मैंने कुछ नहीं किया, बस बीच में डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। बाकी ये दो प्रोडक्ट बन गए, इसका आप आयुगेसी बाद में करते रहिएगा, दो कीटोन्स आपके साथ में आ गए। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अपन लोग सीधे प्रोडक्ट अपने आप बना लेंगे ओजोन के साथ। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे। अब देखो कभी कभी सवाल उल्टा स्टाइल में आता है, वो कुछ ऐसे करेगा सवाल कि एक सब्सटेंस एक्स दे देगा और उसका बोलेगा कि रिडक्टिव ओलिसिस हुआ है, Zn डाल देगा या Zn10 लिख देगा। ठीक है, और उसने ना हमको ये दो प्रोडक्ट दिए हैं, एक ये दे दिया और एक उसने ये दे दिया है। तो उस अल्कीन का नाम बताइए, उस अल्कीन को आइडेंटिफाई करिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उल्टा दिमाग लगाना है भाई। इमेजिन करना है इस क्वेश्चन में कि यार एक को मैं अल्फा मान लेता हूं और एक को मैं बीटा मान लेता हूं, राइट। ये तो करूंगा, एक को मैं अल्फा मानूंगा और एक को मैं बीटा मानूंगा। अगर मैं अल्फा मान रहा हूं तो कुछ नहीं करना, सी डबल बॉन्ड सी लेना है। अब अल्फा पे क्या है, एक ऐसे बना हुआ है और एक कार्बन इधर है, और अल्फा के दो कार्बन इधर दिख रहे हैं आपको, तो दो कार्बन ऐसे दिखा दिया, राइट। बीटा पे क्या करना है, एक एच दिखाना है, कुछ नहीं तो अच्छी है। दूसरी साइड पे क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, मैंने बनाया, इसके साथ ऐसे दो निकले हुए हैं, मैंने बनाया, फाइन, प्रोडक्ट बन गया। तो हेंस द अल्कीन इज दिस। बाकी अब आप इसकी आयुपेसी कर लीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देख सकते हैं ना, यहाँ चलते हैं 1 2 3, यहाँ चलते हैं 1 2 3, तो फायदा चल रहा है यहाँ से 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2,4 डायमिथाइल, है ना, हेक्स 3, बस खत्म, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना था आपको, उल्टा सोचना था, एंड इसको बोलते हैं रिवर्स एनालिसिस। ठीक है, मतलब ऐसा कोई रिवर्स वर्ड नहीं है, बस हमने अपनी मर्जी से बनाया, नाम दिया। ये रिवर्स रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती दोस्त, ठीक है। बस बच्चों को समझाते हैं कि भाई कहाँ से आया होगा, तो अब उल्टा चले हो, राइट। अगर ये चीज़ यहाँ पे जिंक डस्ट की जगह उसने कोई ऑक्सीडेटिव ओजोन दे रखा होता, H2O2 दे रखा होता, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा होता, तो समझ जाते आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले एल्डिहाइड से आया होगा और एल्डिहाइड से जो है वो वही बन जाएगा, लॉजिकली, है ना। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा, आप इसको एंजॉय भी कर रहे होगे, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना दोस्त यार, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाला हाल है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब इसी को अपन लोग साइक्लिक स्टाइल में देखते हैं। मान लो किसी ने मुझे ऐसे दे दिया, उसने मुझे दो क्वेश्चन दिए, पहले में लिखा ओजोन Zn, ठीक है, ACOH, दूसरे में लिखा ओजोन और यहां उसने लिख दिया Ag2O। दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट बनने वाले हैं क्या, है ना। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक तो ये कहता है भैया एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो, इधर बॉन्ड को ब्रेक करो, बाकी जैसे वैसा है वैसे रहने दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, देखो कुछ नहीं किया बाकी को, और ये ऐसे। एक डबल बॉन्ड दोस्त कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, एक डबल बॉन्ड दोस्त यहाँ लगाना है, और बाकी सदा बाहर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, राइट। अब मुझे आगे फर्दर ऑक्सीडाइज करना है या नहीं, तो ये मुझे ट्रैपर बता देगा कि भाई साहब मैं हूँ ट्रैपर और मैं एक रिडक्टिव ओलिसिस करता हूँ, इसलिए तुम्हें फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस बाकी बाय प्रोडक्ट आप निकाल लोगे। बट यही काम जब मैं नीचे वाले में करूँगा, Ag2 वाले में करूँगा, तो बोलेगा भैया मैं तो ऑक्सीडेटिव हूँ और तुम जो यहाँ तक पहुँचोगे, ए ऐसे, ये वैसे, ये वैसे, ये वैसे, ये वैसे और ये ऐसे,
ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये H। यहां तक तुम पहुंचे, इसके बाद में तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि तुम्हारा एल्डिहाइड का जो पार्ट है मैं उसको ऑक्सीडाइज करके, इसको ऑक्सीडाइज करके तेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड तरफ ले जाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई, कर ले जे तेरे को करना चाहिए। तो कुछ ऐसे हो जाना है, सिंपल, राइट। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन मन में सवाल है, सर वहां पे दो दो डबल बॉन्ड दे दिया, तब हम क्या करेंगे? अभी बात करते हैं। पहले ये बात क्लियर कट है ना, ये बात माइंड को सेट कर गई ना कि ऐसे होने पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात देखो। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए उसने सिचुएशन कुछ ऐसी दे ही दी हमको, और इसने कुछ ऐसे दे दिया, अभी उसने कुछ नहीं बोला, मैं मान के चल रहा हूं ओजोन एक्सिस में मेरे पास दिया हुआ है, जब तक कुछ मेंशन नहीं करेगा, और यहां पे Z ने दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप दो बार ओसिस कराओगे बिना टेंशन लिए, मतलब एक बार इनका कराओगे और एक बार इनका कराओगे, बाकी किसी को कुछ मत करना। देखो नंबरिंग कर देते हैं दोस्त, अपनी मर्जी से नंबरिंग कर रहा हूं, दिल पे मत लेना नंबरिंग को, ठीक है। मैं अपनी फर्जी ऐसी नंबरिंग कर रहा हूं, जो मेरे को जहां मन किया मैं नंबरिंग कर ली। मतलब एक बॉन्ड 3 और 4 वाली टूटनी है, एक बॉन्ड 1 और 6 वाली टूटनी है, बाकी को आप कुछ नहीं करोगे, जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। देखो पहले तो 1 वाले के साथ मान लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए यार नंबर दे दो कोई, चलो 7 दे दो बस। ये 7 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, इसको कुछ नहीं हुआ है। इधर ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, इसको कुछ नहीं हुआ है। इधर इनको कुछ नहीं हुए हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ लाना है? जहां से आप ओ डबल बॉन्ड ओ कहाँ से लाना है? जहां से आपने बॉन्ड तोड़ा है। एक भैया आपने 3 से तोड़ा है, ये 3 वाला है, नंबरिंग कर लो भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखो कितना आसान हो जाएगा सवाल, आपको एहसास भी नहीं होगा, खत्म हो गया सवाल। ये डबल बॉन्ड ओ, एक नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, एक नंबर 6 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, एक डबल बॉन्ड नंबर 4 पे आना चाहिए, बीच में लगा दो भैया प्लस, खत्म। बाकी सदाबहार तुम हाइड्रोजन तो लगा ही लोगे ना यार, इसमें तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं समझता हूं ना, हो गया। तो बस इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, क्लियर कट है। हाँ कभी कभी जेई में सवाल करता है, जब हम रिवर्स जाते हैं तो वहां पे ना आपको डी से निकालना होता है। डी बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मैंने एक जगह पढ़ाया है। क्योंकि देखो अगर उल्टा सोचो थोड़ी देर के लिए, ये मान लो ऐसे ना दे के आपको ये दो प्रोडक्ट दे रखा और यहाँ पहुँचना है, तो अभी तो बोलोगे सर ये तो बहुत ईजिली है, लेकिन आप इमेजिन करो कि आपके दिमाग में एक साथ ना आए तो कहाँ जाओगे। तो उस केस में क्या करते हो, जब आप रिवर्स करते हो तो आपको और भी कंडीशन दे रखता है कि फलाना ऐसा है, फलाना वो जो प्रोडक्ट बन रहा है जो एक्स है वो ऐसा ऐसा है, उसका डी ये आ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आपके काम आएंगी, ठीक है। अभी मैं उस डेप्थ पे नहीं जा रहा, नहीं तो एक क्वेश्चन उठाता कि भाई कोई अपनी मर्जी से दो प्रोडक्ट देता, यहाँ पे रिएक्टेंट का डी दे देता और बोलता बताओ वो स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बहुत फेमस एनालिसिस होता है भाई, इसको बोलते हैं अपनी बेंजीन फैमिली का एनालिसिस करना, ठीक है। देखो मैंने जिंक डस्ट डाल के कंट्रोल कर लिया है पहले से ही, रिडक्टिव मान लिया है, कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर लो भाई, जहां से तुम्हें नंबरिंग समझ में आती है तुम वहां से नंबरिंग करो, कोई टेंशन नहीं, बस नंबरिंग करनी है। कितने बॉन्ड को तोड़ना है? एक 1 2 को तोड़ना है, एक 3 4 को तोड़ना है, एक 5 6 को तोड़ना है। किसको नहीं तोड़ना है? 1 6 को नहीं तोड़ना है ना, 2 3 को नहीं तोड़ना है, और 3 4 को नहीं तोड़ना है। देखो कितना आसान है, ये मेरा 1, ये 6, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4 एंड ये मेरा 5, राइट। नहीं तोड़ना है इनको, कुछ नहीं करना, बाकी तोड़ के जाके डबल बॉन्ड ओ, 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 खत्म, प्लस लगा देना है 3 बार। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आपने 3 मोल्स ऑफ इसको ऑब्टेन किया, CHO को क्या बुलाते हैं? ग्लाइऑक्सल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ग्लाइऑक्सल बुलाते हैं।
बस यहाँ से तुम्हारे से वो खेलेगा, वो यहाँ से तुम्हें कैनिजारो करवाएगा, यहाँ से तुम्हारा रिडक्शन करवाएगा, कुछ भी करवा सकता है। अभी मैं एक आध एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन भी लूँगा, बट अभी मैं आपको बेसिक सी उनसे सिखा रहा हूँ कि ये करने पर ये होता है। ठीक है, यही चीज़ वो टॉलिन के लिए दे दे, ऐसे कर दे, इसको बोले टॉलिन बुलाते हैं, बहुत फेमस है भाई। और आपका इसका ओलिसिस करवा दे, ठीक है, और आपसे बोलता है कि भाई इसका प्रोडक्ट की तैयारी करके मुझे दो। नंबर निकल लें पहले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है, किसको उसको ब्रेक करोगे? 1, 2 को ब्रेक करोगे, 3, 4 को ब्रेक करोगे और 5, 6 को ब्रेक करोगे, है ना। किसको ब्रेक नहीं करोगे? ये 1, 6 को ब्रेक नहीं किया, ये 2, 3 को ब्रेक नहीं किया, ये 4 और 5 को ब्रेक नहीं किया, एक के साथ ये डंडा लगा है। देखो कितना आसान है भाई। ये 1, ये 6, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 4 और ये तुम्हारा 5। बस सदाबहार डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ लगाते जाओ और प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। बाकी हाइड्रोजन तो कुछ नहीं, तो हाइड्रोजन तो है ही, है ना। कितना क्यूट सा होता है हाइड्रोजन की भैया, हम हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो एक प्रोडक्ट आपका ये आया और 2 मोल्स इसके आए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको उनसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और हम काम करते हैं इसकी रीजियो सेलेक्टिविटी पे। किस पे? रीजियो सेलेक्टिविटी। आपको पता है कि रीजियो का मतलब किसी रीजन को जाके सेलेक्ट करना है उसने। कहने का क्या सेंस है? इमेजिन करिएगा, कोई ऐसी सिचुएशन ले लेता हूं मैं, यहां पे आप ले लो, चलो टॉलिन ले लो, और आपको यहां पे लिख रखा है उसने 1 मोल O3 और Z डस्ट, या यार Me2S डाल दो, ठीक है, कुछ भी दे रखा है आपसे, और आपसे बोलता है वर्सेस करके प्रोडक्ट बना। बहुत ध्यान से लॉजिकली सोचना है। प्रोडक्ट बना तो सब लोग लेंगे, 1 मोल है, इंपॉर्टेंट है किस जगह अटैक कराऊं। दिमाग यहीं पे रीजियो सेलेक्टिविटी काम आएगी कि भाई मेरे, जब हमने मैकेनिज्म शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ओजोन को यूज़ करते हो तो ओजोन कैसा काम करता है। यहाँ पे इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। अब चूंकि इसका नेचर दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा? ये वहाँ जाके अटैक करेगा जहाँ पे तगड़ी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तुम बता दो तगड़ी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है दोस्त? हैं, ये लोन पेयर्स हैं तुम्हारे कुछ, ठीक है। आप क्या करते हो, इसको डोनेट करते हो तो ये डोनेट करता है +R से, और ये डोनेट करते हो तो ये डोनेट करता है +H से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, या इसको आप यहाँ के लिए बोलो तो इंडक्टिव बोल सकते हो। कौन ज़्यादा बेटर डोनर है? बोलो, आंसर इज +R डोनेट करने वाला। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब अगर मैं इसको डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को A डबल बॉन्ड बोल दूँ, इस डबल बॉन्ड का नाम B डबल बॉन्ड रख लूँ, तो जो A की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो B की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहीं ज़्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, वो तो हमेशा मरता ही न्यूक्लियोफाइल के लिए है। वो तो बोलता है मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो आंसर आ चुका है दोस्त। मतलब ये A वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंस होने की वजह से पार्टिसिपेट करेगा, या यूँ कहूँ इलेक्ट्रोफाइल इस A वाले पे अटैक करेगा। और चूंकि 1 मोल मेंशन किया हुआ है तो मैं B को कुछ नहीं करूँगा और A का प्रोडक्ट बनाऊँगा। ठीक है, मतलब दोस्त कुछ ऐसा चाह रहा हूँ आपसे। एक बार मैं बस फर्दर लिख दे रहा हूँ क्या मैंने किया है। चलिए, तो मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ
बाकी इसको कुछ नहीं करूँगा क्योंकि उसने एक ही मोल दिया है मेरे पास, और ये जैसे है वैसे ही रखूँगा। पहले तो यहाँ तक तो वही लिखूँगा, है ना, है ना। नंबरिंग कर लेता हूँ, ये 1, ये 6, ये 5, ये 4, यहाँ मिथाइल, यहाँ 3, यहाँ 2। कुछ नहीं करना, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लाना है, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लाना है, चलाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे RO पड़ा है, मतलब रिड्यूसिव रिडक्टिव एनालिसिस पड़ा हुआ है, इसलिए फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं करने देगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, इसके बाद वो आगे चल के कुछ भी कर सकता है, जैसे वो यहाँ पे रिडक्शन करवा सकता है। ठीक है, वो देखना चाहता है कि रिडक्शन करके तुम्हें क्या क्या पता है, रिडक्शन करके भी 2 चीज़ लाएगा, वो भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे आपसे। बट अभी मेरी बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ रही होगी कि हम बेस में आपको क्या समझाना चाह रहे हैं ओजोनोसिस के नाम पे, राइट। ठीक है ना, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं दोस्त। और दिस इज नेक्स्ट इज ओजोनोसिस ऑफ एल्काइन। ठीक है, अल्काइन का जब ओलिसिस करते हैं तो आपको डाई कीटोन्स मिलने लगते हैं। जैसे मान लो ये अल्काइन है और आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ O3 डालना है, तो ये जो आपको ओलिसिस कराएगा ये एक बॉन्ड को ब्रेक कराएगा और कुछ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस वहाँ पे एक्चुअली क्या होता था, पूरी रिंग बनती थी, तो यहाँ ना एक्चुअली में रिंग नहीं बनती है, तो मतलब जो बीच का हिस्सा है वो कुछ ऐसा रह जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिज्म की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं मैकेनिज्म बता नहीं रहा। और फिर जब आप इसको फर्जी ब्रेक कर देते तो ये वाला इस फॉर्म में रह जाता है, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड को वो ब्रेक कर पाता है, दोनों पाई बॉन्ड को वो ब्रेक नहीं कर पाता। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, है ना। और एक कभी आपने पढ़ा हो पॉपऑफ रूल, मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो आपको परेशान करे तो ये पहले तो देखो यहाँ तक पहुँचेगा और इसके बाद जो है अगर आपने H2O2 डाल रखा है तो ये भी भाई ब्रेक होके RCOH प्लस R-COH में ब्रेक करता है। तो इसका थोड़ा दोस्त ख्याल रखना, है ना। अगर H2O2 पड़ा है या ऑक्सीडेटिव एजेंट्स पड़े हैं, है ना, ऑक्सीडेटिव होना है, तो फिर वो डाई कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो ये आपका अल्काइन के साथ जब ओलिसिस होता है तो कुछ ऐसी कहानी आपको नजर आती है। ठीक, क्लियर कट, श्योर शॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। माय डियर, मेरा कोड है धीरेन DHIREN, आप प्लीज़ इस कोड को यूज़ कर सकते हो किसी भी कोर्स के लिए और आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा माय डियर यूजिंग माय कोड। एंड आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो प्लस कोर्स के लिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ फर्दर एप्लीकेशंस देख लेते हैं। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ओलिसिस। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन कुछ ऐसे था, राइट, और इसका आप ओलिसिस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप Zn और ACOH डालते हो, ये प्रोडक्ट आपका A बनता है। प्रोडक्ट A को आप दो रास्ते में ले जाओ, एक में आप LiLH4 डालो इथर के साथ और एक में आप NaBH4 डालो इथेनॉल के साथ। तो एक का प्रोडक्ट B बनना है और एक का प्रोडक्ट C बनना है। आप दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि किसका बनना है। ठीक है, और ये मान के चलना तुम्हारे पास 1 मोल ही है। ठीक है, तुम दिमाग लगाओ कि
बी और सी में क्या डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो मैंने दो काम एक साथ किया, पहले ऑक्सीडेटिव ओलिसिस करवाया हुआ, मतलब ओलिसिस करवाया, रिडक्टिव ओलिसिस, उसके बाद फिर रिडक्शन करवाया है। आप दिमाग लगाना, मैंने बताया हुआ है कि NaBH4 क्या करता है और LiAlH4 क्या करता है। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके आपने एक बार अटेम्प्ट करके प्रोडक्ट बनाया होगा, नहीं तो मैं बनाऊंगा, है ना। चल, पहले तो स्टार्टअप देने से पहले ये बात तो फैक्ट है कि भाई ये प्लस आर दिखाएगा, ये आपका प्लस एच दिखाएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, आपका प्लस आर वाला होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग ये वाली ज़्यादा होगी। ये पीछे अभी डिस्कस हमने रिसेंटली किया। तो मतलब दोस्त मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, पहले देख लेता हूँ रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव है, तो भाई साहब ये रिडक्टिव ओलिसिस का है, इसलिए इसको कांस्टेंट रखना, आपने रखा कांस्टेंट, ठीक है। और अब जो है यहाँ से दो रास्ते खुल रहे हैं, एक जा रहा है LiAlH4 की तरफ, तो जो LiAlH4 की तरफ जाता है दोस्त, तो आपको पता है कि LiAlH4 एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करता ही करता है, और ये आपको एस्टर दिख रहा है, इसको भी रिड्यूस कर देता है। तो इसका जब रिडक्शन हो जाएगा तो दोस्त ये भी बन जाएगा अल्कोहल और ये भी बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा कि पहले एस्टर जो होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड से फर्दर अल्कोहल हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा LiAlH4 के साथ। और दूसरे केस में जो अपन लोग ने डाला है NaBH4 यूजिंग इथेनॉल, सब आपको पता होना चाहिए कि क्यों इथर पड़ता है यहाँ पे, ड्राई इथर, क्यों यहाँ पे अपन लोग AeTOH डालते हैं, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्त। नहीं तो पीछे वाली जो वीडियोस है ना, वहाँ पे मैंने शिद्दत से LiLH4 और NaBH4 पढ़ाया है। हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार पीछे की वीडियोस भी देखना, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है कि NaBH4 में Na+ की इतनी औकात नहीं होती कि वो उसके बॉन्ड को ब्रेक करे, है ना, उसको पोलराइज करे, इसलिए इथेनॉल का सहारा लेता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि अगर मैं LiLH4 में इथेनॉल डालूंगा तो कहानी कहीं और चली जाएगी, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इधर ही डालते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को देखेगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ, अब NaBH4 है दोस्त, NaBH4 एल्डिहाइड को तो छेड़ देगा, लेकिन इस एस्टर को नहीं छेड़ पाएगा, आपको जैसे कि पता है ना। और ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। क्लियर कट मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमने जब इसका एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन से देखो कोई लिमिट नहीं है दोस्त, मैं क्वेश्चन इतने सारे बना सकता हूँ कि पूछो नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 18 लिया, अब यहाँ पे नंबर 1 पे O3 लिया, इस पे Ag2O डाल दिया, है ना। और इसके बाद मैंने NaBH4 लिया, और इसके बाद मैंने H+ लिया, जो पॉसिबिलिटी मुझे लगती थी कि ये बन जाए। अब आप बुद्धि लगाइए कि इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे, आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो देखो इन दोनों को तो पहचान पा रहे होगे कि ये हमारे ऑक्सीडेटिव ओलिसिस है ना। तो आओ पहले तो ऊपर वाले का काम फिनिश करते हैं ना, फिर बाकी आगे सोचते हैं क्या करना है। देखो ये हमारे सामने था, मैंने ओलिसिस करना है, इसको मानना है अल्फ़ा, इसको मानना है बीटा, ये वैसे का वैसे यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये H। अभी रुकना मत, ये O3 के साथ हुआ है। अब आप यहाँ पे Ag2O डाले हो दोस्त, ये एक ऑक्सीडेटिव ओलिसिस कराता है, नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पाया होगा, इसलिए आप इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना दोगे,
राइट। आप नंबरिंग करना चाहो नंबरिंग कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड किंग होता है, इसलिए नंबर 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, और 5 के साथ 6 7 इसको नंबर दे दिया। ET है ना, तो मैं कुछ को ऐसे लिख लूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 1 पे COH है, 2 पे CH2, 3 पे CH2, 4 पे CH2, 5 पे C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये CH3। मतलब हमारा अभी आधा काम हुआ है। अब आगे क्या दे रहा है दोस्त, तीसरे नंबर पे ये हमें NaBH4 दे रहा है। तो NaBH4 क्या करेगा, तो ये दोस्त ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा, करवा दे। कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं छेड़ सकता इथेनॉल यूज़ करते हुए। थोड़ा सा सिंपल कलर लीजिए, CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 COOH, ठीक है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे इसने H प्लस दिया, इसको पहचान पा रहे हो, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, मीडियम भी एसिडिक है, तो क्यों ना मैं इसका एस्टेरिफिकेशन करा दूँ। हाँ ठीक है, इंटरनल एस्टेरिफिकेशन, बस भी बोलना चाह रहे होगे, एस्टेरिफिकेशन या इंटरनल एस्टेरिफिकेशन करा दूँ। तो देखो दोस्त, आपने पढ़ा होगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ क्या, आसान हो जाएगा, इवन ऐसे लिख दूँ, रुको तो कुछ रफ अप कर दूँ, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे पता नहीं क्या बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि यार ये आपको आता होगा कि आप क्या करते हो, ये बॉन्ड यहाँ, इसको यहाँ, और खोल के रिंग बनाते हो। तो नंबरिंग कर देते हैं रिंग दोस्त, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो पहले मुझे 5 की रिंग बनाने दो, ये है ना, बाकी तो आप काम कर ही लोगे। 5 को मैंने 1 के साथ जोड़ दिया है, तो ये 1 के साथ डबल बॉन्ड O, राइट। ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया। 4 पे देखो CH2 CH3 लगा है, तो यहाँ ET लिख देते हैं, ख़त्म। तो ये इसका कुछ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पूछता कभी भी, क्वेश्चन हमेशा मर्ज्ड फॉर्म में रहता है, वो एक से ज़्यादा तरीके अपनाता है क्वेश्चन को पूछने के, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये ओजोन दे दे, और इसके बाद यहाँ पे वो इस बार Me2S डालते हैं। इस बहाने आप याद भी करते रहोगे क्या क्या थे, 5 हो, है। और ये नंबर A बना देगा, फिर इसमें ना वो डाइल्यूट NaOH डाल देगा, नंबर B बना देगा, B को हीट कर देगा, C प्लस पानी बाहर निकल जाएगा। पहले देखो, चलो एक काम करो भाई मेरे, यहीं रुक जाओ, बस B पे रुक जाओ, आइडेंटिफाई करो A और B, आपसे बस इतना बोलेगा, है ना। तो देखो दो रिएक्शन क्या एक साथ मर्ज कर रही हैं, नो डाउट। तो पहले मैं O3 और Me2S का यूज़ करके, कंट्रोल्ड है, रेडियो RO है, रिडक्टिव हो रहा है, तो मैं एक पार्ट आपके लिए फॉर्मल्डिहाइड ले आऊँ और दूसरे पार्ट पे कीटोन बना लो, ठीक है ना। ये आपका पार्ट फॉर्मल्डिहाइड का है और दूसरा पार्ट आपका कीटोन का है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH पड़ा हुआ है, और जो डाइल्यूट NaOH है वो हमारा एल्डोल कराएगा, सही सोचा, ठीक है। तो तरीका आपने पढ़ा ही है यार एल्डोल करने का, कि दोस्त इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना होने की वजह से इसका नेचर जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होगा, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हो है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने यार इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ ली होगी अब, है ना। जब आप NaOH में डालोगे तो OH माइनस इसको लेके जाएगा,
मतलब एल्डोल आपने याद किया हो तो ये अटैक यहाँ, ये अटैक यहाँ, तो समथिंग लाइक CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे O माइनस, ये H और ये H, बाकी पानी डाल रखा होगा तो H आ जाएगा. दिस इज़ योर B फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी. एग्जैक्टली. तो आप देख पा रहे हो दोस्त, कभी भी क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पूछ रहा, वो एक से ज़्यादा यूजेस ले रहा है. मेरा मोटिव ओजोनोसिस पढ़ाने का था. एप्लीकेशन तो देख दोस्त, इसकी कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. कितने भी क्वेश्चंस में बनाता चला जाऊँ, आप करते चले जाओगे. ठीक है. तो मेरा बस मोटिव आपको समझाना था कि आप कैसे पहचानो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में. क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो H2O2 डालते हैं तब भी चेंज नहीं करते, या उनको उनका वर्कअप नहीं पता होता है कि H2O2 कैसे काम कर रहा है. तो एक बार माइंड को सेट रखना, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दो तरह के ओजोन्स होते हैं. रिडक्टिव में आप जिंक के साथ ओजोन के साथ जिंक डस्ट डालते हो, या ZnAcOH डालते हो, या Me2S डालते हो. ठीक है. या आप सोडियम सल्फेट डालते हो. ठीक है. ये सब आप चीज़ें यूज़ करते हो. ऑक्सीडेटिव में आप Ag2O डालते हो. ठीक है. या H2O2 डालते हो, या CrO3 डालते हो. ठीक है. और इधर रिडक्टिव में PPH3 देखो, मैं भी भूल रहा था, या अच्छा याद आया, PPH3 डालते हो. तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी तभी आप प्रोडक्ट बना पाओगे. ठीक है. उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा. माय डियर, हमसे कनेक्ट होने के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि दोस्त ये हमारी एक रिकॉर्डेड वीडियो है. आप हमसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो, और लाइव कनेक्ट होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और आप हमसे कनेक्ट हो जाओ. ठीक है दोस्त. कनेक्ट होने के बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ठीक है. अगर मैं अपने प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो अनअकैडमी में आपको डेली लाइव क्लास का मौका मिलता है. अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करेगा, जहाँ पे आपके मन में जो भी जैसे भी डाउट्स होंगे आप बिंदास होके पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है. ठीक है. इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं, और पोलिंग के दौरान हमको ये एहसास हो जाता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया. इवन इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जो सही सवाल किए गए सवाल है वो कितने सेकंड में किए गए हैं, क्योंकि ना दोस्त टाइम का ना बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. ठीक है. इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज का मौका मिलता है. दोस्त देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में गलती करता है. हर बच्चा बार बार जब पेपर देता है तो कभी भी 100% उसके मार्क्स नहीं आते. बहुत कम बच्चे होंगे जिनके 100% बहुत प्रैक्टिस के बाद आते हैं. मेरा मानना है कि जब आप लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको अपने आप को जज करने का मौका मिलता है कि आप एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हो. ठीक है. और आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, आपको किस किस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, आपको उस पर काम करना ज़रूरी है. दोस्त मेरा मानना है गलती तुम्हें करनी है तो यहाँ कर लो पेपर में. जेई के टाइम पे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में गलती करोगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी. ठीक है. उसका फिर कोई इम्पैक्ट, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. मतलब दोस्त माइनस मार्किंग का भी रैंकिंग पे इफेक्ट आने लगता है. ठीक है. तो इसलिए ना आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा. कहते हैं ना कि यार लोहा जो है, जब आप गोल्ड को देखते हो तो गोल्ड एक बार में नहीं बनता, उसको आप गर्म करते हो, हीट देते हो. इवन डायमंड के साथ भी यही है. तो एक दिन में ये सब नहीं निखरते. इट्स टेक टाइम. ठीक है ना. है तो सब, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो कार्बन का एलोट्रोप है, कोयला भी वही है और डायमंड भी वही है, लेकिन आप उसको निखार रहे हो. तो दैट इज़ यार इंपॉर्टेंट इज कि मॉक टेस्ट से आपको इस बात का फ़ायदा मिलता है. ठीक है. इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, अनअकैडमी का जितना भी प्लान है वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर मैनर में रहने वाला प्लान है. इससे हम आपको रेगुलर बेसिस पे DPP प्रोवाइड कर पाते हैं. ठीक है. टाइम टू टाइम आपका कोर्स फिनिश होता है, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, ये सब कुछ आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान के दौरान आता है. ठीक है. इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत यूनिक चीज़ है. खासियत क्या है इसकी कि आप किसी एक फैकल्टी का सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे, लेकिन कनेक्ट होने टाइम आप किसी भी फैकल्टी से भी पढ़ सकते हो. आपको लगता है दोस्त की केमिस्ट्री 10 से पढ़नी चाहिए, आप 10 से पढ़ो. आपको लगता है फिजिक्स 20 से पढ़नी चाहिए, फिजिक्स 20 से पढ़ो. आपको लगता है कि एक टाइम पे 2-3 बैच में इनरोल कर लूँगा और मैं उसको मैनेज कर लूँगा, तो आप ऐसा भी करो.
इट्स अप टू यू दोस्त, ठीक है, वो आपके हाथ में है, आप कैसे करते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्त अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ निकाली जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट सुनोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। क्या अलग है ये हमारे प्लस से, तो इसमें आपको पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच इज़ लाइक कि आपके साथ वो हमेशा रहेंगे, आपकी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, आप कहाँ मिस्टेक करते हो उसको आपको समझाएंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए, अपने पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, वो आपको करना सिखाएंगे। जैसे कहते हैं ना इन डेप्थ नॉलेज एक पेपर को लेके, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चे बोलते हैं सर ना पेपर ना सिंपल आया था बट मेरा छूट गया। बोलते हैं हाँ यार उनसे गलती हो गई होगी, पेपर बहुत लेंदी बनाया होगा तो आंसर इसकी ऐसा नहीं है यार, आपका टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक करता है। आप देखो अपने आप को तो आपको एहसास हो जाएगा कि यार एक क्वेश्चन को जहाँ 1 मिनट लगना चाहिए था वहाँ 5 मिनट लगा रहे हो, तो और ये बात आपको पता नहीं चल रही, तो उसका असर ना आपको फाइनल पे आता है, अरे मेरा पेपर छूट गया। तो दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्ज़ाम का अप्रोच। ये एग्ज़ाम अप्रोच क्या है, जेई एडवांस के बंदे को उठाओ और उसकी कॉपी का एनालिसिस करो, उसके टेस्ट का एनालिसिस करो, तो आप पाओगे कि उसने भी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए होंगे जो जो टॉप करके बैठा है एडवांस में, ठीक है। इसका मतलब कौन से क्वेश्चन को पिक करना है और कौन से क्वेश्चन को पिक नहीं करना है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ये भी कला है। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन को मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को मुझे बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी अपने आप में नई चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको जेई निकालने में बहुत हेल्प करती है। अच्छा, एक खुद से एक्सपीरियंस नहीं आता, यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, पर्सनल कोच आपको इसमें हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्ज़ाम का अप्रोच होना, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग दोस्त बताना है कि ज़रूरत नहीं है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर पैशनेट हो तो आपकी कस्टमाइज्ड वे में प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है, कितना देर किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। इन सब का ख्याल आपका होना चाहिए। बाकी आपको प्लस के जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है दोस्त। इतने सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए, हमारे प्लस कोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको 12 मंथ की जो फ़ीस पे करनी है वो है 38,500, और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN। आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। आफ्टर दिस आपका अमाउंट हो जाएगा 34,650 का, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो उसको नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर, हमारा 24 मंथ का प्लान जो है वो 56,000 का है, और इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400, ठीक है। और अगेन आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN, ठीक है। और आप चाहो तो उसको EMI पे कर सकते हो, जो मात्र और मात्र 2100 रुपये पर मंथ की EMI बैठती है। अब अगर मैं इसको 3 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं तो मात्र और मात्र 700 रुपये की EMI बैठ रही है दोस्त, ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही एफोर्डेबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं हमारा, तो हमारा 12 मंथ का जो फीस है वो 56,000 है, और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल के इट विल बी 50,400। सेम एस अगर आप आइकॉनिक 24 मंथ वाला लेना चाहते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 77,400, ठीक है। माय डियर, मैं लाइव आपसे मिलता हूँ लगभग रोज़ रात के 9 बजे। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरी क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस को, जहाँ पे आपके मन में जो भी जैसे भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लगेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ डाल रखी हैं, आप उसको एंजॉय करिएगा उस सीरीज़ को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बड़ी, थैंक यू फॉर दिस पेशेंस, इतना पेशेंस रखने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उधर नोटिफिकेशन का घंटा होगा तो टंग से बजा दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस कोड को याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।